हेलो एंड नमस्कार सभी को। आज हम करने वाले हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। तो ये वीडियो का है 18th पार्ट। इसमें हम पढ़ेंगे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। पॉली हेलोजन कंपाउंड्स वो होते हैं बेसिकली, अगर हम देखेंगे एक कार्बन के साथ एक से ज़्यादा हेलोजन्स अगर अटैच्ड होंगे, है ना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। तो हम देखेंगे पूरे 6 पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। उनमें से सबसे पहला है डाइक्लोरोमीथेन, जिसे हम कह सकते हैं मिथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, तो डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला क्या होगा, डाइक्लोरो है यानी कि 2 Cl2 ग्रुप, और मिथाइलिन ग्रुप है इसमें यानी कि मीथेन है, तो एक ही कार्बन है और बचे हुए क्या होंगे, हमारे हाइड्रोजन से अटैच होगा। ये है CH2Cl2, तो इसे हम क्या बोल रहे हैं, डाइक्लोरोमीथेन कह रहे हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, कार्बन है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। एक कार्बन इस तरह से अटैच्ड होंगे, एक कार्बन इस तरह से बनाएगा बॉन्ड, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यहाँ पर आएगा एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, और बचे हुए 2 क्लोरीन यहाँ पर। तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। क्या है इसका स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसका, सिंपल CH2Cl2 इसका फॉर्मूला है। तो डाइक्लोरोमीथेन का अब देखेंगे हम यूजेस। तो इसके यूजेस क्या हैं, तो इसका पहला यूज़ है कि ये जो होता है एज अ नेल पॉलिश रिमूवर, यानी कोई भी नेल पेंट या फिर कोई भी टाइप का पेंट जो है उसको रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। कौन, डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, तो ये एज अ सॉल्वेंट जो होता है वर्क करता है, और पेंट रिमूव करने के लिए, या फिर वो नेल पेंट हो कैसा भी हो, तो वो उसे रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। ये तो हो गया इसका पहला यूज़। दूसरा यूज़ है इसका, ये जो होता है मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स में भी यूज़ होता है। जब हम ड्रग्स वगैरह दवाइयाँ वगैरह बनाते हैं तब भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो डाइक्लोरोमीथेन तब भी हमारे लिए यूज़फुल होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉली हेलोजन कंपाउंड विच इज़ ट्राइक्लोरोमीथेन। स्ट्रक्चर क्या होगा इसका, 3 क्लोरीन होंगे और एक मीथेन है एज इट इज़, यानी कि CHCl3। ठीक है, CHCl3। और ट्राइक्लोरोमीथेन को हम और क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम तो सभी ने सुना होगा। तो क्लोरोफॉर्म जो होता है पहले यूज़ किया जाता था एज अ एनेस्थीसिया के लिए, देने के लिए किसी को अगर बेहोश करना, उसको ऑपरेशन करना है, तो हम उसे एनेस्थीसिया देने के लिए क्या करते थे, क्लोरोफॉर्म का यूज़ करते थे। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बट क्या होता है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है। अगर उसकी जो अमाउंट है थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, अगर हमने ज़्यादा ही सूंघ ली क्लोरोफॉर्म, तो ये क्या हो जाता है, इंसान की डेथ भी कर सकता है, इतना टॉक्सिक होता है ये। इसीलिए अब हम क्लोरोफॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं, अब दूसरे इंजेक्शन एनेस्थीसिया के लिए आ चुके हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक कार्बन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इधर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। इस तरह से ट्राइक्लोरोमीथेन। अब ये जो क्लोरोफॉर्म होता है, इस पर क्वेश्चन बनता है, वो क्या बनता है, देखिए, व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरोफॉर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड लाइट, है ना। तो एयर एंड लाइट के कांटेक्ट में आते ही क्लोरोफॉर्म जो होता है हम जानते हैं टॉक्सिक हो जाता है ना। तो टॉक्सिक कैसे होता है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर है CHCl3, इसका फॉर्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, है ना, क्लोरोफॉर्म। और ये अगर हमने ले लिए सपोज 2 मोल्स प्लस, अगर ये आ गया इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन या फिर एयर, जिसे हम कहेंगे, वैसे ऑक्सीजन इसलिए क्योंकि एयर में मैक्सिमम कंटेंट ऑक्सीजन का हम मान के चलेंगे जो हम ले रहे हैं, है ना। तो लाइट और ऑक्सीजन का कंटेंट अगर मिल जाएगा तब ये रिएक्शन कैसे हो जाएगी, रिएक्शन कैसे होगी, ये जो कार्बन होगा इस ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाता है COCl2। COCl2 के भी 2 मोल्स बनते हैं, और बाई प्रोडक्ट जो होता है इसमें होता है HCl। ठीक है, यहाँ के जो H होते हैं इन Cl के साथ मिल करके बना लेते हैं 2 मोल्स HCl के। ओके, तो ये जो COCl2 बना यहाँ पर, ये COCl2 का नाम होगा कार्बोनाइल क्लोराइड, क्योंकि CO ग्रुप है तो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल, और फिर क्या है, क्लोराइड है, तो कार्बोनाइल क्लोराइड। इसका नाम कार्बोनाइल क्लोराइड के अलावा होता है फॉस्जीन। ठीक है, फॉस्जीन इसका नाम होता है। और फॉस्जीन एक ऐसी गैस है जो कि हाईली टॉक्सिक है, जो कि मैं आपको अभी तक बता रही थी, जिसके इनहेल करते ही हम बेहोश हो जाते हैं। सोचो कितनी टॉक्सिक होगी ये गैस। तो ये फॉस्जीन गैस जो है हमारी ऑक्सीजन के साथ मिल करके बनाती है, तभी ये क्या हो जाती है, हम क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। तो फॉस्जीन गैस के बनने के वजह से क्या हो जाता है,
ये हाईली टॉक्सिक हो जाता है। तो इसका रीज़न आप क्या लिखेंगे कि अगर क्लोरोफॉर्म एयर और लाइट के कांटेक्ट में आ जाएगा, इनके ऑक्सीजन और लाइट के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, एक हाईली टॉक्सिक गैस विच इज़ फॉस्जीन गैस। फॉर्मूला क्या होता है इसका, COCl2। फॉर्मूला इसका ध्यान से देखिए, COCl2 यानी कि कार्बोनाइल, CO ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम कहते हैं कार्बोनाइल। सो कार्बोनाइल क्लोराइड बनाएगा, जिसे हम कॉमन नेम में कहते हैं फॉस्जीन, जो कि ऐसी गैस है जो कि बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट विच इज़ ट्राईआइडोमीथेन, जिसे हम कहते हैं आइडोफॉर्म। जैसे हमने अभी देखा क्लोरोफॉर्म, उसी तरह होता है आइडोफॉर्म। तो 3 आयोडीन और 1 मीथेन, यहाँ पे यानी कि CHI3 होगा इसका फॉर्मूला। और स्ट्रक्चर भी सेम होगा, कार्बन के साथ यहाँ पे एक I और एक H और 3 I। ओके, तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर, सिंपल है। तो ये हो गया ट्राईआइडोमीथेन। तो ट्राईआइडोमीथेन जो होता है यूज़ किया जाता है एज ए एंटीसेप्टिक एजेंट। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि एंटीसेप्टिक एजेंट जो होता है आइडोफॉर्म में कौन होता है। तो एंटीसेप्टिक एजेंट का काम करता है I2, जैसे डेटॉल है वो भी एंटीसेप्टिक का काम करता है, उसी तरह आइडोफॉर्म में I2 यूज़ होता है। बट ये जो है पहले ज़माने में यूज़ करते थे हम एज अ एंटीसेप्टिक। तो आप इसका यूज़ क्या लिख सकते हैं, एंटीसेप्टिक में यूज़ होता है, बट कौन सा, उसका I2 जो होता है वो होता है उसमें एंटीसेप्टिक की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। ओके, अब है हमारा नेक्स्ट विच इज़ टेट्राक्लोरोमीथेन, या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसका नाम होता है। टेट्रा यानी कि 4 क्लोरो है और मीथेन एज इट इज़ यानी कि C, अब इसमें मैच नहीं होगा क्योंकि चारों तो क्लोरीन है, तो CCl4। CCl4 का नाम तो वैसे आपने सुना ही होगा, है ना। तो CCl4 का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, चारों जगह होंगे हमारे क्लोरीन्स, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 4 क्लोरीन से घिरा होता है एक कार्बन। तो कार्बन टेट्रा जो है हमारे पास क्लोराइड, ये जो होता है एज अ रेफ्रिजरेंट यूज़ होता है। यूजेस में इसका सबसे पहला यूज़ होता है एज अ रेफ्रिजरेंट, यानी कि रेफ्रिजरेटर्स में हमारे यूज़ होता है ये। और इसका नेक्स्ट यूज़ है एज अ प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट क्या होता है, प्रोपेलेंट क्या होता है कि अगर हम किसी सोल्यूशन में हमारे पास अगर हम यूज़ करते हैं प्रोपेलेंट को, तो वो क्या करता है, उसमें जो या सोल्यूट है उसको सरफेस में लाने, पुश करता है, सरफेस पे पुश करता है, सॉल्यूशन के ऊपर पे ले आता है। प्रोपेलेंट का ये काम होता है। तो ये कौन करता है, हमारा CCl4 यानी कि टेट्राक्लोरोमीथेन या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। और ये पहले के ज़माने में इसे हम एज अ फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ करते थे। ठीक है, टिल 1960s तक हम यूज़ करते आए हैं इसको एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, जिसका नाम पहले हम बोलते थे पायरीन। पायरीन नाम बोलते थे इसका, CCl4 का नाम हम पहले पायरीन बोलते थे, और फायर एक्सटिंग्विशर का हम इसमें यूज़ करते थे। बट ये बहुत ख़तरनाक होता था, तो इसलिए अब इसका यूज़ नहीं होता है। ओके, सो ये था कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास पॉलीहेलोजन कंपाउंड में फ्रियॉन्स। तो फ्रियॉन्स जो होते हैं वो होते हैं जिन भी कार्बन कंपाउंड्स में क्या होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन जैसे कंपाउंड्स अगर आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रियॉन्स कहते हैं। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। दीज आर क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन ऑब्टेन इन विच ईच हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। तो जो भी हाइड्रोजन के एटम होते हैं वो क्या करते हैं, हैलोजन की जगह हमने रिप्लेस किए मीथेन के, तो वो क्या बन जाते हैं, फ्रियॉन्स बन जाते हैं। यानी कि जैसे CH4 है, अगर H को अगर हमने रिप्लेस कर दिया CH4 में से, एक हम ले आए F यानी कि फ्लोरीन, तो ये बन गया CF4 जो कि क्या है, फ्रियॉन है। इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फ्रियॉन। फ्रियॉन ही होता है इसका नाम, बट इसका फ्रियॉन के बाद लगता है 1 और 4, इस तरह 1 4 लिखते हैं हम। ठीक है, फ्रियॉन 1 4। उसके बाद है हमारे पास CF3Cl, अगर हमने एक दूसरा इसके जगह लगा दिया है, 4 अगर फ्लोरीन पहले थे तो उसके जगह हमने क्लोरीन लगा दिया, तो ये बन जाएगा फ्रियॉन, और इसका नाम हो जाएगा 1 3। ठीक है, फ्रियॉन 1 3। अब उसी तरह यहाँ पे CF2Cl2 है, तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है, हम बस क्या कर रहे हैं, अब फ्लोरीन की जगह क्लोरीन भी ऐड करते जा रहे हैं, क्लोरोफ्लोरो है ना ये, तो क्लोरीन फ्लोरीन के कंपाउंड्स बनेंगे। सो अभी हो जाएगा फ्रियॉन 1 2। अब ये लास्ट वाला बचा CFCl3, यानी कि जो सारे
फ्लोरीन होंगे, एक को छोड़ के सारे क्लोरीन के साथ अगर क्लोरीन रिप्लेस कर लेता है उसको, तो ये बन जाएगा फ्रीऑन 1 इसका नाम हो जाता है। ओके, तो आपका नाम कैसे याद करने हैं, यहाँ पे एक कार्बन है और 4 फ्लोरीन है तो 1,4 बन रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कार्बन है और 3 फ्लोरीन है तो 1,3। यहाँ पर भी एक कार्बन है और 2 फ्लोरीन है तो फ्रीऑन 1,2। ओके, यहाँ पर एक कार्बन है और एक ही एफ है तो यहाँ पे फ्रीऑन 1,1। इस तरह से आपको इसके नाम याद करने, समझ में आया आपको। इसी तरह से इसका हम डिनोट कर रहे हैं कि एक कार्बन है और एक फ्लोरीन है तो बचा हुआ क्या होगा, हमारा क्लोरीन होंगे। ओके, तो ये होते हैं फ्रीऑन्स। और हम जानते हैं कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ओजोन के लिए कितने ज़्यादा हानिकारक होते हैं। तो इसका यूजेस पहले देख लेते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ रेफ्रिजरेंट, तो रेफ्रिजरेंट्स में भी यूज़ होता है और ये भी सेम है, प्रोपेलेंट की तरह यूज़ होता है। और ये क्या करता है, सॉल्यूशन में अगर हमें सॉल्यूट को ऊपर लाना है, सॉल्यूशन के ऊपर वाली लेयर में लाना है, तब ये क्या करता है, प्रोपेलेंट हमारी हेल्प करता है। और वही जो मैं बोल रही थी आपको कि दे आर नोन टू डिप्लीट ओजोन लेयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमें जो गैस जो रेफ्रिजरेंट्स में हम यूज़ करते हैं CF4 है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हम उसमें यूज़ करते हैं, तो वो हमें कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है ना, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इसलिए हमें इसे नहीं यूज़ करना चाहिए या फिर बहुत कम यूज़ करना चाहिए, बट हमें तो करना ही पड़ता है। सो ये भी एक कॉज है जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ओजोन लेयर डिप्लीट होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड फ्रीऑन्स। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट है PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। नाम ही इसका बहुत बड़ा है। सो इसका स्ट्रक्चर हम पहले बनाएंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं DDT, ठीक है, DDT कहते हैं हम इसको, डाइक्लोरो डाइफिनाइल एंड टेट्राक्लोरोईथेन। ओके, तो पहले इसका स्ट्रक्चर हमें बना लेते हैं। यहाँ पे PP लिखा है, तो PP क्या है, पैरा पोजीशन की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पैरा पोजीशन किसकी होगी, बेंजीन की होगी। और यहाँ पे डाइक्लोरो यानी कि उन दोनों की पोजीशन क्या है, 2 बेंजीन होंगे, तभी तो 2 पैरा पोजीशन है। तो हम पहले क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग बना लेते हैं इस तरह से, ऐसी बनानी है आपको। हाँ, 2 बेंजीन रिंग बना ली हमने और उसमें कोई भी पैरा पोजीशन ये वाली मानेंगे, ऑफकोर्स पैरा पोजीशन है, इसमें हमें क्या लगा देना है, क्लोरीन लगा देना है। तो इन दोनों को मिला के हम बोल रहे हैं डाइक्लोरो, और ये पैरा पोजीशन, और यहाँ पे पैरा 1 है और ये पैरा 1 पोजीशन है। ठीक है, 2 क्लोरीन है इसलिए हमें इनकी पोजीशन को पैरा 1 और पैरा करके हमें डिनोट करना पड़ रहा है। ओके, फिर क्या होता है, ये जो दोनों के दोनों होंगे कनेक्ट होंगे किससे, हमारे डाइफिनाइल जो है, ये तो ये डाइफिनाइल हो गया। अब क्या बचा, ट्राइक्लोरोईथेन बचा। ट्राइक्लोरोईथेन यानी कि 2 कार्बन होंगे यहाँ पे, 1 2 मेन चेन में, और उससे कौन अटैच होगा, ये डाइक्लोरोफिनाइल। और यहाँ पर 2 3 हमने यहाँ पे ट्राइक्लोरो है तो यहाँ पे 3 क्लोरीन्स आ जाएंगे। सो सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। पैरा पैरा 2 पोजीशन यानी कि 2 बेंजीन होंगे, और जिसमें पैरा पैरा पोजीशन में क्या होंगे, क्लोरीन्स होंगे, और वो क्लोरीन किससे अटैच होंगे फर्दर, इथेन से। और इथेन कैसा है, इथेन में भी ट्राइक्लोरोईथेन है। ओके, तो ट्राइक्लोरोईथेन 3 क्लोरीन्स यहाँ पे होंगे। तो ये भी एक कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं DDT। ओके, और इसका IUPAC नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IUPAC नेम भी पूछ लिया जाता है इसका कभी कभी। ध्यान से देखना है इसका नाम हम कैसे लिखते हैं IUPAC में। पहले तो हम लिखते हैं कि ये वाली जो चेन होती है इसको हम 1 और इसको 2 मानते हैं। ओके, इसको मैं अलग कलर से दिखाती हूँ आपको। इसको हम मानते हैं अलग 1 2। ओके, तो 1 2 जो दूसरे वाले कार्बन है, इससे हम फर्दर क्या कर रहे हैं, 2 बेंजीन्स को जोड़ रहे हैं, है ना। तो 2 वाली पोजीशन में क्या है, 2 बार है ये क्लोरोबेंजीन, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 2, क्योंकि 2 बार है, 2 2 बिस। ठीक है, क्योंकि 2 बार है तो हम बिस यूज़ करते हैं, बिस। और बिस इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम उसी के फर्दर वाली चेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके भी बाद वाली की बात कर रहे हैं, इसीलिए बिस 4 पोजीशन यानी कि हमारी पैरा पोजीशन में क्या है, क्लोरीन है, और ये क्या है, फिनाइल है। ठीक है, तो 4 क्लोरोफिनाइल। ब्रैकेट क्यों लगाया हमने, क्योंकि ये दोनों के लिए है, 2 बार है, बिस है, इसलिए 4 क्लोरोफिनाइल। 4th पोजीशन में क्लोरीन है और फिनाइल ग्रुप ये है।
ओके, अब ये पहले वाले कार्बन में कितने जुड़े हुए हैं, 3 है ना, 3 है तो 3 1 1 1 ट्राई 3 है क्लोरोईथेन। ओके, तो ये हो गया इसका IUPAC नेम, सिंपल था। बस हमें क्या करना है 2 2 20 यानी कि 20 लगाएंगे हम यहाँ पे, और उसके बाद 4th पोजीशन में यहाँ पे क्या है, दोनों में क्लोरोफिनाइल। ओके, ये हमें बताना है। अब इसका जो है एक यूज़ के फॉर्म में हमने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन है व्हाट हैपन व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद क्लोरल इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो क्लोरल होता है ये क्या होता है ना। जब क्लोरल हमें पता चलेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि ये जो क्लोरोबेंजीन है क्लोरल से रिएक्ट करके क्या हो करेगा। सो H2SO4 का यहाँ पे जिक्र हुआ है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो H2SO4 होता है कंसनट्रेटेड वाला, ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर को निकालता है जब भी हम इसे यूज़ करते हैं, है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, पहले हम देखेंगे क्लोरल का जो फॉर्मूला उसे देखेंगे, ठीक है। क्लोरल है यानी कि क्लोरीन तो है ही, और अल यहाँ पे आ रहा है यानी कि अल्डिहाइड ग्रुप भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोरल जो होता है 2 कार्बन का कंपाउंड होता है, ओके, और उसमें से हमेशा साइड वाली पोजीशन में लगता है अल्डिहाइड, हमें जानते हैं। तो ये अल्डिहाइड ग्रुप है और क्लोरल है, तो यानी कि इस वाले कार्बन के साथ सारे के सारे क्या होंगे, क्लोरीन ग्रुप होंगे। इसे हम क्या कहते हैं, क्लोरल। कभी भी क्लोरल आता है आपको, है ना, या फिर हो सकता है कि ये क्लोरल ना बोले, आपको IUPAC नेम बोल दे, है ना, तब भी आपको ध्यान रखना है। तो क्लोरल है, अगर आगे आपके पास क्लोरल, तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है कि 2 कार्बन जिसमें से एक कार्बन अल्डिहाइड ग्रुप है, दूसरा जो होगा बाकी सभी हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन होंगे यहाँ पे। तो ये बन गया हमारे पास क्लोरल। तो इन्होंने बोला है कि अगर क्लोरोबेंजीन किस क्लोरल से रिएक्ट कर जाए तो क्या होगा, है ना। तो यहाँ पे बनाते हैं इसका क्लोरोबेंजीन जो होगा, हम लेते हैं 2 मोल्स, ओके, इस रिएक्शन को दिखाने के लिए। एक हाइड्रोजन हमें दिखाना होगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्लोरीन, क्योंकि रिएक्शन होगा तो हमें हाइड्रोजन का ही यहाँ पे होगा, तो इसीलिए हमें हाइड्रोजन दिखाने पड़ रहे हैं यहाँ पे। ये रहा यहाँ पे एक और हाइड्रोजन, 2 मोल्स लेने क्लोरोबेंजीन के, ओके। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे हम किससे, क्लोरल से। क्लोरल क्या होता है, CH डबल बॉन्ड O और C के साथ ट्रिपल Cl Cl एंड Cl, ओके, ये होता है। अब यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, हमने यूज़ किया है कंसनट्रेटेड H2SO4, यानी कि वाटर को रिमूव करेगा। वाटर दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो वाटर निकालेगा ये, है ना। तो यहाँ से निकल जाता है वाटर, H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तब जो बाकी का स्ट्रक्चर है वो अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये ध्यान से देखिए यहाँ पे, ये रहा हमारे पास बेंजीन और यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप, यहाँ पर भी हमारे पास है बेंजीन और पैरा पोजीशन में क्लोरीन, और ये जो होगा CH, ये दोनों जो होंगे, अब जो डबल बॉन्ड की जगह टूटे हैं दोनों जो बॉन्ड होंगे वो एक कार्बन के साथ बनाएंगे अब, CH CCl। अब ये स्ट्रक्चर जो है हमने अभी भी देखा था, कहाँ पर, यहाँ पर, जब हम कर रहे थे DDT। तो DDT का स्ट्रक्चर है, तो अगर कभी भी क्लोरोबेंजीन क्लोरल से रिएक्ट करेगा तो वो क्या बना देगा, DDT, ओके। तो PP आपको पहले लिखना होगा, फिर डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोइथेन, यानी कि DDT आपको बनाएगा ये वाला, है ना। तो जो ये DDT अगर बना देगा तो अब इसमें ये आपको बताना पड़ेगा कि ये क्या बनाएगा, कि ये DDT का फॉर्मेशन हो जाएगा। और DDT के बारे में एक यूज़ है इसका, हम इसे यूज़ करते हैं एज अ पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड होता है, ओके। यानी कि हम इसे इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ करते हैं। DDT आपने सुना भी होगा वैसे, DDT जो होता है पावरफुल इंसेक्टिसाइड की तरह यूज़ होता है, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है नेचर में, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो यानी कि पॉल्यूशन करता होगा। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल ये होता है जिसका नाम होता है DDT, या फिर डाइक्लोरो डाइफिनाइल, PP डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ओके। ये हो गया हमारे पास DDT, इसका ये वाला स्ट्रक्चर, ओके। इस तरह से बनता है, इसे आप जब बनाएंगे तब ये आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा इसको बनाना, ओके। इतना आज के लिए था, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।